अब हम समझेंगे अयोगवाह। अयोगवाह समझना ये है कि अयोगवाह किसे कहते हैं, इनका नाम अयोगवाह क्यों रखा गया। तो अयोगवाह हम दो वर्णों को बोलते हैं, एक अंग, दूसरा आह। इन दो वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है तो मैं आपको बताता हूं। ये लिखने में स्वर व बोलने में व्यंजन के जैसे होते हैं। ठीक है, मतलब होता क्या है कि अयोगवाह की बात की जाए तो इसमें दो आपको वर्ण देखने को मिलेंगे, तो अंग, दूसरा आह। ये होता क्या है कि ये लिखने में देखो सोए के जैसे हैं, छोटा यहाँ भी छोटा, बिंदु लगा दी दोनों पे, तो लिखने में ये सोए के जैसे, बोलने में कैसे होंगे, व्यंजन के जैसे। बोलने व्यंजन के जैसे कैसे, अंग। अब अंग जब बोलना होता है तो इसमें आधा ना दिख रहा होगा। ठीक है, आहा बोलना है तो आहा जब बोलना है तो इसमें हा दिख रहा होगा। तो ये बोलने में व्यंजन के जैसे होते हैं और लिखने में स्वर के जैसे होते हैं। इसलिए इनको क्या होता है, स्वर और व्यंजन की दृष्टि से जब देखा जाता है तो इनको अयोगवा में रख दिया जाता है। इसकी वजह क्या है अयोगवा में रखने की, वजह क्या है कि भाई आप सोचो, ये ना तो स्वर में रखे जा सकते हैं, ना इनको व्यंजन में रखा जा सकता है, मतलब ये बोलने में व्यंजन के जैसे हैं इसलिए इनका योग स्वर के साथ नहीं हो सकता, लेकिन ये लिखने में स्वर के जैसे हैं इसलिए इनका योग व्यंजन के साथ नहीं हो सकता। तो जब इनका योग ना स्वर में हो रहा है ना व्यंजन में हो रहा है तो इनको बोल दिया अयोग। क्या हो गया, अयोग। और वाह होता है लेकर चलने वाला, साथ ले जाने वाला। तो ऐसे दो वर्ण होते हैं जिनको अयोगवाह कहा जाता है, जिनको ना तो हम स्वर में रख सकते हैं और ना ही इनकी गिनती हम व्यंजन में कर सकते हैं। तो ऐसे दो वर्ण हैं जिनका उपयोग ना तो व्यंजन में होगा ना स्वर में होगा, लेकिन इनको अयोगवाह नाम से अलग, इनको एक सेक्शन, एक कैटेगरी, एक श्रेणी दे दी जाती है। अब इनका काम क्या रहेगा कि ये हमेशा स्वर के बाद लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, यानी अयोगवाह को हमेशा स्वर के बाद लिखा जाता है। स्वर के बाद कैसे, वो अभी आप आगे समझ लोगे, समझाई देते हैं। जैसे मान लो एक शब्द हुआ महंत, क्या हुआ, महंत। इनको अलग किया जाएगा तो माँ अलग हो जाएगा, हा आधा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा और आ की बिंदी आ जाएगी और ता आ जाएगा, हो गया। तो अब इनका उपयोग स्वर की बात कैसे होगा, जब इसको तोड़ा जाएगा अलग अलग तो ये स्वर हो गया और इसमें आधा ना है इसलिए ये ऐसा हो गया। तो ये देखो ये हुआ व्यंजन, व्यंजन में जुड़ा स्वर और स्वर में जुड़ा ये ना, स्वर से व्यंजन, मतलब ये व्यंजन, व्यंजन में जुड़ा स्वर और स्वर में फिर से जुड़ गया व्यंजन। तो ये जो है ना ये हो गया स्वर और स्वर के साथ इसको लिखा गया, इसलिए इन दोनों को मिलाकर बोल देते हैं कि भाई अयुग्मा हो गया। और इनको हमेशा स्वर के बाद लिखा जाता है। कैसा लिखा जाता है, इनको हमेशा स्वर के बाद लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप अयोग को समझ सकते हो। अब इनको और डिटेल में हम सीखेंगे आगे, हम जब स्वर को पढ़ेंगे डिटेल में, स्वर के साथ साथ इनको भी सीखते जाएंगे और हम डिटेल में इन चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम स्वर वर्ण को समझेंगे और स्वर वर्ण को समझने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्वर लिखेंगे। अ आ इ ई उ ऊ ए सी ए ए ओ ओ, लिखा गया। अब बात ये आती है, इसमें हमको ये समझना है कि भाई स्वर तो हो गए ये 11, ठीक है, मूल रूप से 11 होते हैं। अब इनमें हमें समझना ये है कि इन पे देखो, ये जैसे इसको लिख देते हैं आ को, हाँ लिखा। अब इसमें ये देखो, एक तो ये डंडा, एक ये डंडा, इन डंडों को या रेखा को या लकीर को क्या कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, क्यों लिखा जाता है। ऐसा जरूरी है क्या कि इनको लिखना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा, बात नहीं बनेगी, ऐसा क्यों है, तो समझो भाई क्यों है। हमने यहाँ पे बनाई ये लाइन, ठीक है।
अब इन लाइन का होता क्या है, जब हम देखते हैं, पहले ये लाइन समझ लो, लाइन क्या है कि हिंदी का रजिस्टर या कॉपी आप खरीदते हो तो कैसी होती है, ऐसी लाइन होती है इसमें, तो उनको बोला जाता है 2 लाइन वाली कॉपी, 2 लाइन वाला रजिस्टर, ये हिंदी की होती है। जब इंग्लिश की बात आती है तो 4 लाइन वाली कॉपी हो जाती है, ठीक है। अब इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, इस लाइन के ऊपर टिकाकर या इस लाइन के ऊपर रखकर लिखा जाता है, जैसे ये ए, छोटा रूप इसका ये बी, छोटा रूप इसका ये, ऐसे लिखा जाता है। जब इंग्लिश को लिखा जाता है, जब अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं तो लाइन के ऊपर टिकाकर लिखे जाते हैं, लेकिन ऐसे ही जब हिंदी भाषा की बात आती है तो हिंदी भाषा के स्वरों को, व्यंजनों को, यानी वर्णों को या अक्षरों को इस लाइन से लटका कर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, इस लाइन से लटका कर लिखा जाता है। अब इस लाइन से लटका कर लिखा जा रहा है ना, तो इनके ऊपर ये देखो, ये ऐसी डंडी बना दी जाती है। अब ऐसी डंडी बनाने का फायदा क्या है, तो इस डंडी को बनाने का एक मुख्य उद्देश्य है, जो कि आपको कल मैंने समझाया था ना, मानकीकरण, हिंदी भाषा का मानकीकरण किया गया 1983 में, तो उसको एक मानक रूप दिया गया। अब मानक रूप जब दिया गया तब इन चीज़ों को देखा गया बहुत बारीकी से और समझाया गया कि भाई यहाँ पर हमको ऐसी लकीर क्यों बनानी है, ऐसी रेखा क्यों बनानी है, तो उसका एक उद्देश्य होता है। जैसे मान लो हमको ए बनाना है, तो ए को अगर अगर हम इसको ऊपर वाली लाइन ना दें, ऊपर वाली लकीर ना दें, तो ए को बनाने के लिए तो हम ऐसे ही भी बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए को ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, लो ए बन गया। नहीं कर सकते, जैसे आ को लिखना हो तो हम आ को ऐसे करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिखना ही तो है, ऊपर से लटका के लिख दो, लाइन से, उस लकीर से लटका के लिख दो। ई को तो देखो और कोई तरीका नहीं ई को लिखने का, लेकिन ऊ को तो तरीका है ना लिखने का। इसको पूरा ऐसे ना टिकाओ, ऐसे ना टिकाओ, सीधा कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बस छू के ऐसे लिख दो, छू के काम हो जाएगा क्या, काम हो जाएगा क्या। अगर इनको ऐसे ऊपर की लाइन ना दी जाए, ऊपर की लकीर इनको ना दी जाए और सीधा बिना लकीर के ऐसे लिखा जाए, तो ये कोई कैसा लिखेगा, ना आप समझ पाओगे ना मैं पढ़ पाऊंगा, ऐसे ही तो होगा। लेकिन इसी चीज को एकदम मानक रूप से एक स्टैंडर्ड तरीके से लिखने के लिए ये लकीरें दी गई, ये रेखाएं दी गई। तो जब इन रेखाओं को दिया गया तो क्या कहा गया, तो भाई इस रेखा को कहा गया शिरोरेखा और इस रेखा को कहा गया खड़ी पाई। क्या कहा गया, इस ऊपर वाली रेखा को कहा गया शिरोरेखा और नीचे वाली ये जो खड़ी है डंडी, जो लकीर खड़ी है, उसको कहा गया खड़ी पाई। अब इसका फायदा क्या निकलेगा, आप भी जानते हो कि भाई छोटा आ बनाना है, ऐसा बनाया और ऐसे ऊपर लकीर बना दी, तो इससे क्या होगा, हम इनको अक्षरों को या वर्णों को टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाएंगे, सीधा साधा साधा सा बनेगा, सीधा साधा सा। तो इन चीज़ों को हर कोई पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है और आसानी से लिख भी सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी तो लिखना भी कठिन हो जाएगा, लिखने के बाद में पढ़ना कठिन हो जाएगा, समझना कठिन हो जाएगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए ऐसा कहा गया कि भाई एक रेखा दी जानी चाहिए हर एक अक्षर को, हर एक वर्ण को, क्योंकि अगर किसी भी अक्षर या वर्ण को हमने रेखा नहीं दी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ लटका होगा, कैसा लटका होगा, टेढ़ा मेढ़ा पड़ा होगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, है ना, ऐसे तो कुछ होगा। तो इसीलिए इन सभी को एक एक रेखा दी गई है, जिसे हम कहते हैं सररेखा, ये सररेखा। अब आती है खड़ी पाई क्यों दी गई है, तो खड़ी पाई देने का अर्थ ये है, जैसे मान लो छोटा आ बनाना है तो कोई तो इसको ऐसी डंडी लंबी कर देगा, मतलब ये बता दिया गया कि आपको छोटा आ बनाने के लिए एक लकीर खींचनी है बीच में से। कैसे खींचनी है, बीच में से लकीर खींचनी है, ठीक है। और बीच में से लकीर खींचनी है तो जब लकीर खींचेंगे तभी हम उसको आ कहेंगे, अगर लकीर नहीं होगी तो आ नहीं बन पाएगा वो, ठीक है। ओ बनाना है, ओ बनाने के लिए अगर मान लो किसी को बोला गया कि लकीर खींचनी है, तो हो सकता है इतनी सी लकीर बनाए और ये ओ कर दे, तो ये लगभग लगभग चिपकने जैसा काम हो गया इसमें, ठीक है। और यहाँ लगभग लगभग कैसा काम हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, सही में नहीं आया, क्या करना चाहिए, नहीं आया ना। और मान लो ये लकीर नहीं दी गई, ये खड़ी पाई नहीं दी गई, तो क्या कहेगा अभी व्यक्ति, लिखने पढ़ने वाला, लंबी खींचता जाएगा, छोटी कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, कहीं कुछ कर देगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कहा गया कि इन स्वरों को, या ऐसी कई सारे व्यंजन भी है, मान लो पा बनाया, पा लिखने के लिए ऐसी दी गई है, अब इसको हमने केवल इतना बना दिया और खड़ी पाई नहीं दी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसी को क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे, इसलिए खड़ी पाई भी दी गई। तो खड़ी पाई देने का फायदा क्या आएगा कि अगर हमको आ लिखना है तो हम एक लिमिट में, एक हद में रहकर उस डंडी को खींचेंगे और फिर खड़ी पाई टिका देंगे। अब खड़ी पाई से होगा क्या कि खड़ी पाई के उधर वो लकीर जा ही नहीं पाएगी, खड़ी पाई के उस तरफ वो लकीर जा ही नहीं पाएगी, और जब खड़ी पाई के उस तरफ लकीर नहीं जा पाएगी तो क्या होगा, हमारे अक्षर सुगम होंगे, सुंदर होंगे, आसान होंगे लिखने में और देखने में भी सुंदर लगेंगे, ऐसे ही तो होगा। तो इसीलिए खड़ी पाई को भी याद किया गया और शिरोरेखा को भी बनाकर दिया गया कि भाई जब ऊपर टिका कर लटका कर लिखना होता है तो शिरोरेखा बनानी है, और जब हमें कोई भी व्यंजन और स्वर को
डंडी के साथ लिखना है तो फिर उसके लिए खड़ी पाई बनानी है, ताकि कोई स्वर छोटा, बहुत छोटा या कोई बहुत बड़ा ना हो जाए। समझ गए बातों को? इसलिए इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए स्वर रेखा दी गई है और नीचे खड़ी पाई दी गई है। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे कोई भी स्वर होगा, कोई भी व्यंजन होगा, हर स्वर के ऊपर, हर व्यंजन के ऊपर एक स्वर रेखा होगी, और जहां जहां जरूरत होगी, आवश्यकता पड़ेगी, वहां वहां एक आपको खड़ी पाई भी मिलेगी। हो सकता है एक हो जाए, दो हो जाए। देखो ए में, इनमें कोई नहीं है खड़ी पाई, इसमें है, इसी में एक खड़ी पाई, यहाँ पर छोटी छोटी खड़ी पाई है ना। तो इनको एक निश्चित रूप दिया गया खड़ी पाई को, स्वर रेखा को कहाँ से कहाँ तक बनाई जा सकती है। स्वर रेखा कितनी बड़ी बनेगी भाई? जितनी बड़ी यहाँ पर अक्षर को बनाया गया उतने हिसाब से उसके बराबर तक या उससे थोड़ा सा आगे पीछे तक बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये अक्षर लिखा है यहाँ तक बना दी, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को बोला गया मानक रूप, मानकीकरण। सुगम रूप देना, सुव्यवस्थित करना, उसी को दिया गया, उसी को कहा गया मानक रूप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भाई स्वर लिखने के लिए, व्यंजन लिखने के लिए हमारे पास दो लकीरों का होना बड़ा ही आवश्यक है। जिसे एक को बोला जाता है स्वर रेखा जो ऊपर रखी जाती है, एक को बोला जाता है खड़ी पाई जो बगल में खड़ी की जाती है। तो इस प्रकार से दो रेखाएं आपको फिलहाल देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, एक स्वर रेखा और दूसरा खड़ी पाई। ठीक है, तो ये भी आपको समझ के चलना है। अब और भी कई सारे ऐसे ही छोटे छोटे संकेत होते हैं, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, कई बिंदी होती है, कभी कुछ होती है। इन चीज़ों को भी हम आगे पढ़ेंगे, स्वर में ही आगे पढ़ेंगे। बस आप अभी इतना समझ गए ना कि खड़ी पाई कैसे होती है, क्या इस्तेमाल होता है, स्वर रेखा क्या होती है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। बस फिलहाल हमको स्वर के अंदर खड़ी पाई और स्वर रेखा को ध्यान देना है। अब अगर हमें स्वरों को समझना है, सीखना है, तो स्वरों के भेद बताए गए हैं। ठीक है, यह प्रकार बताए गए हैं कि स्वरों को कितने प्रकार से पढ़ा जा सकता है, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। तो भेद या प्रकार कितने बताए गए हैं स्वर के अंदर? 5। कि भाई स्वर के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार के स्वर होते हैं। 5 कौन कौन से? तो भाई, एक मात्रा के आधार पर, दो जिह्वा के आधार पर, तीन ओष्ठ आकृति के आधार पर, चार मुखाकृति के आधार पर, पांच जातीय आधार पर। ठीक है, हमको स्वर सीखना है तो हम इन आधारों पर स्वर को सीख सकते हैं। स्वर को अगर भेद या प्रकार बताए जाए तो स्वर के 5 भेद या 5 प्रकार बताए गए हैं, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर और जातीय आधार पर। अब इनको अगर आपको आसानी से समझना है ना, तो आपको इनके लिए करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कैसे होगा? आपको शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा। शीशे के सामने खड़े होने के लिए मतलब खड़े होकर करना क्या है, जिन स्वरों को जिह्वा के आधार पर पढ़ाया गया, जिनको ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ाया गया, जिनको मुखाकृति के आधार पर पढ़ाया गया, इन तीनों को आपको शीशे के सामने खड़े होकर उच्चारण करना है उनका, और फिर देखना है कि जिह्वा कहाँ से कहाँ पलटती है, कहाँ घूमती है, कहाँ उठती है, कहाँ दबती है। ऐसे ही ओष्ठ कब गोल है, कब गोल नहीं है, कब लंबे हैं, कब चौड़े, इस प्रकार से मतलब आकृति होती है। ऐसी मुख की आकृति, आपने कोई बोला स्वर, फिर उस स्वर को बोलते समय मुख की आकृति कैसी होती है ना, तो उन आधार पर स्वरों को बांटा गया है। इस प्रकार से स्वर के 5 भेद बताए गए हैं, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, जातीय आधार पर। तो आपको स्वर सीखने के लिए इन 5 प्रकारों को पढ़ना पड़ेगा और आप स्वर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है।